नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय को डिकोड करने वाले हैं जो हर बजट, हर आर्थिक सर्वेक्षण और हर इकोनॉमी क्लास के केंद्र में होता है, भारत की जीडीपी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, तो यह चर्चा आपके लिए है। आइए एक बहुत ही शांत और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के साथ इसकी गहराई में चलते हैं। अब एक सवाल जो अक्सर हमारे और आपके दिमाग में आता है, क्या सरकार सच में देश की हर एक गली, हर एक छोटी दुकान, हर फैक्ट्री और हर खेत में जाकर आमदनी गिनती है? भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में, जहां आज भी करोड़ों लेन देन सिर्फ नकद में होते हैं, क्या अर्थव्यवस्था के हर एक ट्रांजैक्शन को मापना व्यावहारिक रूप से मुमकिन है? ये किसी रहस्य से कम नहीं लगता। तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। आज हम समझेंगे कि जीडीपी असल में क्या है, एनएसओ के काम करने का तरीका क्या है, जीवीए और जीडीपी में क्या फर्क होता है, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, बेस ईयर और आखिर में इसे मापने की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं। फटाफट आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। हमारा पहला सेक्शन है, आखिर जीडीपी है क्या? अगर हम किताबी भाषा को थोड़ा आसान बनाएं, तो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक तय समय में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर बनी सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। एग्जाम के नजरिए से यहाँ दो शब्द बहुत अहम हैं, घरेलू सीमा और अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुओं का मतलब है कि हम मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट गुड्स को इसमें शामिल नहीं करते, ताकि एक ही चीज को भूल से दो बार न गिन लिया जाए। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर। ये भारी भरकम डेटा इकट्ठा कौन करता है और कैसे करता है? भारत में ये पीछे का सारा काम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या एनएसओ करता है। ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी मॉस्पी के अंतर्गत काम करता है। अब देखिए, एनएसओ एक तरह से सेंट्रल हब है। ये कृषि विभाग, एमसीए 21 के तहत होने वाले कॉर्पोरेट सर्वे, जीएसटी कलेक्शन और विस्तृत बैंकिंग डेटा जैसी ढेरों जगहों से जानकारी जमा करता है, और इन्हीं सब आंकड़ों को जोड़कर हमारी अर्थव्यवस्था के विशाल आकार का अनुमान लगाया जाता है। जीडीपी मापने के मुख्य रूप से 3 तरीके होते हैं। पहला उत्पादन विधि, दूसरा आय विधि और तीसरा व्यय विधि। मज़ेदार बात यह है कि थ्योरी के हिसाब से आप किसी भी तरीके का इस्तेमाल करें, नतीजा एक ही आना चाहिए। असल में ये तीनों तरीके एक ही आर्थिक गतिविधि को देखने के 3 अलग-अलग लेंस हैं। व्यय विधि यानी एक्सपेंडिचर मेथड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसका फॉर्मूला है C+I+G+X-M। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन ये असल में बहुत सिंपल है। C है आम जनता का उपभोग, I है कंपनियों द्वारा किया गया निवेश, G है सरकार का खर्च और X-M है हमारे निर्यात और आयात का अंतर। तो ये सिर्फ एक गणितीय सूत्र नहीं, बल्कि हम सबके व्यवहार की एक कहानी है। हमारा तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है जीवीए बनाम जीडीपी। इसे ऐसे समझिए, जीवीए एक सप्लाई साइड इंडिकेटर है। ये बताता है कि एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री जैसे किसी खास सेक्टर में असल में कितना उत्पादन हुआ। वहीं जीडीपी डिमांड साइड से अर्थव्यवस्था को देखती है, यानी कंज्यूमर के नजरिए से। पॉलिसी बनाने वालों के लिए जीवीए को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसी से उन्हें पता चलता है कि किस सेक्टर को नीतिगत समर्थन या बूस्ट की ज्यादा जरूरत है। वैल्यू एडेड का ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है, इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान ने 100 रुपए का गेहूं बेचा, मिल वाले ने उसका आटा बनाकर 150 में बेचा और बेकरी ने उससे ब्रेड बनाकर 200 रुपए में बेची। अगर हम हर स्टेज की कीमत जोड़ दें तो ये 450 रुपए हो जाएगा। ये तो डबल काउंटिंग हो गई। इसीलिए हम सिर्फ हर स्टेज पर जो अतिरिक्त मूल्य या वैल्यू ऐड हुई है उसे गिनते हैं। किसान के 100, मिल के 50 और बेकरी के 50, कुल जीवीए हुआ 200 रुपए। इस तरीके से डबल काउंटिंग की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। और अगर हम इसे फॉर्मूले में देखें तो एक फैक्ट्री के उत्पादन और बाजार की वास्तविकता के बीच एक सीधा गणितीय पुल है। जीडीपी निकालने के लिए हमें जीवीए में उत्पादों पर लगे टैक्स को जोड़ना होता है और सरकार की तरफ से दी गई सब्सिडी को घटाना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, बाजार मूल्य बनाम कारक लागत। ये एक ऐसी जगह है जहां अक्सर सिविल सेवा के छात्र थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है किसी चीज को बनाने के बुनियादी लागत, जिसमें कोई इनडायरेक्ट टैक्स शामिल नहीं होता, जबकि मार्केट प्राइस वो कीमत है जो उपभोक्ता चुकाता है। इसमें टैक्स जुड़े होते हैं और सब्सिडी घटी होती है। ऐतिहासिक रूप से भारत अपनी जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर मापता था।
लेकिन 2015 में एक बड़ा पद्धतिगत बदलाव हुआ। हमने खुद को ग्लोबल सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 2008 के मानकों के अनुरूप कर लिया और तब से हमारी अर्थव्यवस्था मार्केट प्राइस पर मापी जाती है। हमारा अगला टॉपिक है बेस ईयर और रियल जीडीपी। मुख्य परीक्षा के लिहाज से ये कॉन्सेप्ट अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है नॉमिनल और रियल जीडीपी का फर्क। नॉमिनल जीडीपी को आज की कीमतों पर मापा जाता है। अब मान लीजिए देश में उत्पादन नहीं बढ़ा, सिर्फ महंगाई बढ़ गई, तो भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ी हुई दिखेगी। ये एक तरह का भ्रम है। इस भ्रम को दूर करने के लिए हम रियल जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे एक बेस ईयर या स्थिर वर्ष की कीमतों पर मापा जाता है। याद रखिए, भारत में आधिकारिक आर्थिक विकास दर हमेशा रियल जीडीपी के जरिए ही बताई जाती है। अब अर्थव्यवस्था में जो बड़े संरचनात्मक बदलाव आ रहे हैं, उन्हें सही से कैप्चर करने के लिए इस बेस ईयर को समय समय पर अपडेट करना पड़ता है। फिलहाल हम 2011-12 के बेस ईयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में डिजिटलीकरण के कारण काफ़ी फॉर्मलाइजेशन हुआ है। इसीलिए बहुत जल्द 2022-23 का नया बेस ईयर लागू होने वाला है, जिसमें जीएसटी कलेक्शन, ई-वाहन और एलएलपी जैसे नए और विस्तृत डेटा सोर्स भी शामिल किए जाएंगे। आखिर में बात करते हैं अपने छठे और अंतिम सेक्शन की, मापन में चुनौतियां। भारत जैसे देश में जीडीपी मापना कोई आसान काम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है हमारा विशाल इनफॉर्मल सेक्टर। इसका सटीक डेटा मिलना मुश्किल होता है, इसलिए अक्सर प्रॉक्सी डेटा पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा नियमित वार्षिक सर्वेक्षणों की कमी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और नकद लेनदेन की जमीनी हकीकत को सांख्यिकी के पन्नों पर उतारना बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है। साथ ही सिंगल डिफ्लेटर से डबल डिफ्लेशन पद्धति में जाने की अपनी अलग तकनीकी बाधाएं हैं। इन्हीं सीमाओं के चलते कई बार अकादमिक आलोचनाएं भी सामने आती हैं। उदाहरण के लिए 2019 में पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन के एक रिसर्च पेपर में ये सुझाव दिया गया था कि 2011-12 की कार्यप्रणाली ने शायद विकास दर को वास्तविकता से अधिक दिखा दिया था। इसके साथ ही आईएमएफ ने भी भारत के राष्ट्रीय खातों के डेटा को लेकर कुछ आलोचनात्मक मूल्यांकन दिए थे, और देखा जाए तो इन्हीं रचनात्मक फीडबैक की वजह से सरकार 2022-23 के नए बेस ईयर पर इतनी तेजी से काम कर रही है। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या महज एक जीडीपी का नंबर भारत जैसी विशाल, विविधता से भरी और जटिल अर्थव्यवस्था की पूरी विकासात्मक और सामाजिक सच्चाई को बयान कर सकता है? बेशक जीडीपी हमारे पास आर्थिक विकास को मापने का सबसे बेहतरीन सांख्यिकी टूल है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये भारतीय अर्थव्यवस्था की इस महान कहानी का सिर्फ एक अध्याय भर है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा, पढ़ते रहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।